संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं और जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से ये तोड़फोड़ का घटना घटी, उसी घटना के ऊपर आज बहुत विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ बहुत ही जाने माने विश्लेषक है और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपने इन्हें कई 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 सारे टीवी चैनलों में और यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा। सोशल मीडिया में बहुत छाए रहते हैं और हर जगह हर लोग उनसे उनका ओपिनियन मांगते हैं। और इन्हीं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सलीम खान जी। डॉक्टर सलीम खान भी एक जाने माने पत्रकार हैं और हाँ, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं राजीव खन्ना जी, वो भी एडिटर ऑफ द सिटीजन, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, एसोसिएट्स हैं। और साथ ही हमारे साथ अभी जुड़े हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, वो भी एक समाजवादी हैं और पत्रकार हैं और सामाजिक चिंतक हैं। तो आज हम अपने विषय पर चर्चा करने हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर अखिल स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और अपने इस विषय के ऊपर प्रकाश डालिए। जी डॉक्टर अखिल स्वामी जी। देखिए रत्ना जी, असल में वास्तविकता ये है, ये जो हो रहा है, जो हिमाचल में हो रहा है, जो झारखंड में प्रयास हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है एक ऐसे बड़े पूंजीपति की है जो जहां जहां वनोपज है, जहां जहां जंगल है, वहां पे ये कब्जा करना चाहते हैं। तो इन्होंने कोशिश की झारखंड किसी तरह कब्जे में आ जाए, क्योंकि वहां पे इनको फायदा होता। मणिपुर के अंदर उन्होंने गृह युद्ध की स्थिति पैदा करा दी, इसलिए करा दी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जंगल थे उनपे कब्जा करना था। और अब देखिए, मणिपुर के अंदर जो शुरुआत की वो इसलिए की कि हम मैथिली समाज को एसटी स्टेटस देंगे, और कुकी समाज में उसकी प्रतिक्रिया हुई, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और अब वो आदेश वापस ले लिया। अब कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस हम मैथिलीज को नहीं देंगे। तो 10 महीने तक, लेकिन असल में जो मकसद था वो मकसद ये था कि मैथिली अगर जाके वहां बसेंगे तो उसके बाद जो बड़े पूंजीपति हैं वहां के जंगलों पे कब्जा कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप जानती हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो एक गरीब घर के बेटे हैं, वो एक बस कंडक्टर के बेटे हैं। तो बस कंडक्टर का बेटा तो मानी बात है गरीब और मध्यम वर्ग की बात सोचेगा। वहां पे जो सेब का उत्पादन होता है, उत्पादकों को पैसा दिलाने का उसने प्रयास किया। पैसा दिलाने का प्रयास किया तो इस पूंजीपति को नुकसान हुआ, क्योंकि इस पूंजीपति ने तो 25 रुपए किलो में सेब खरीद के हमको 200-250 रुपए में सेब बेचा। तो हर तरह का शोषण, सीमेंट की यूनिट्स बंद करा दी सुक्खू जी ने। जबकि जो त्रासदी हुई वहां पर, केंद्र सरकार ने उनकी मदद नहीं की। उनके पास जो अपने 55 लाख रुपए अपने अकाउंट में थे वो उन्होंने प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से दान में दे दिए। तो एक गरीब घर का बच्चा असल में इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो आज हुआ है, जो अच्छा लगा मुझे, कि स्पीकर महोदय ने जैसे 6 लोगों की योग्य जो सदस्यता है उसको खत्म कर दिया, ऐसा ही कड़ा निर्णय बिल्कुल लेना चाहिए कि जो लोग हमारे वोट से खिलवाड़ करते हैं, हमारे वोट को लेकर हमारे जो विश्वास है उसको धोखा देते हैं चंद रुपयों के लिए या फायदे के लिए या पद के लिए, उनको पैदल कर देना बहुत आवश्यक है। और जिस जिस प्रदेश में ऐसे लोग दल बदल करते हैं और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जनता को भी ये ध्यान देना चाहिए अगले इलेक्शन में इन लोगों की जमानतें जब्त हो और एक भी वहां पे जीत ना पाए। 3 रजवाड़े थे, एक मध्य प्रदेश का रजवाड़ा था, एक पंजाब का रजवाड़ा था, एक हिमाचल प्रदेश का रजवाड़ा था। ये रजवाड़े असल में ये चाहते हैं कि भाई यही मुख्यमंत्री रहे, गरीब घर का बच्चा जो है मुख्यमंत्री और राजनीति में न रहे। इनका विशेषाधिकार नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में है, गरीब का बच्चा ही नेता बनेगा, गरीब का बच्चा ही नौकरी में जाएगा। और ये इन लोगों ने जो हजारों साल से इस देश के गरीब जनता का शोषण किया है, अब इनका नंबर आ गया है। ये इनको चुनाव जीतने में नहीं देंगे और देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता को इस चीज का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, इनको चुनाव से बाहर कर दें और इनकी जमानतें जब्त करा दें। जी अखिल स्वामी जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। इस बीच में अब हमारे साथ है डॉक्टर सलीम खान जी,
वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जो ये टिप्पणी दी गई है कि भी जो स्पीकर ने 6 विधायकों को उनकी जो सदस्यता है रद्द कर दी है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे आप कुछ प्रकाश डालिए। जी डॉक्टर अखिल खान जी, सॉरी डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया। पहले बात यहीं से अगर शुरू करें कि ये 6 जो विधायक हैं जिन्होंने के व्हिप की खिलाफ वर्जी की, देखिए बेसिकली उनके ऊपर एक्शन क्यों लिया गया? एक्शन इसलिए लिया गया कि जो व्हिप जारी हुई थी उसकी इन लोगों ने उसका इन लोगों ने खंडन किया या उसका पालन नहीं किया। तो व्हिप के बारे में यह है कि अगर कोई विधायक व्हिप का पालन नहीं करता तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तो इसलिए स्पीकर ने इन 6 लोगों पे एक्शन लिया, और ये जो 6 लोग थे इन लोगों ने अगर वो जो बजट पास हुआ उस सेशन में ये लोग चले जाते तो इनकी जान बच सकती थी, इसलिए कि सिर्फ वोट नहीं देने से आपकी सदस्यता नहीं जाती, लेकिन चूंकि आपको बजट सेशन में जाना चाहिए था और आप गए नहीं, तो इसकी वजह से इन लोगों को जो है वो ये सजा मिली। अब आप ये देखें कि बीजेपी ने जो मूर्खता की उसको देखें। पहले तो इन्होंने 6 लोगों को अपने साथ लिया और वो मनु सिंघवी साहब जो बहुत बड़े वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनको इन्होंने हराया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि आखिर मनु सिंघवी से इनको क्या परेशानी। लेकिन इन्होंने उसके बाद जो काम किया वो ये है कि इनको डर था कि वो लोग कहीं वापस ना चले जाएं, तो हरियाणा की पुलिस को वहां से बुलाया और उस पुलिस के साथ इन लोगों को एक तरह से आप उनका अपहरण कहिए या आप उनको गिरफ्तारी कहिए, जो भी कहिए, हरियाणा की पुलिस उनको हिमाचल से पंचकुला ले गई। अब जब बजट का सेशन शुरू हुआ तो खुद बीजेपी वालों ने हंगामा कर दिया, यानी 15 लोगों को ने शोर शराबा किया और इतना शोर शराबा किया कि उनको बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाद जब वो बाहर निकल गए तो बजट जो है वो बगैर पेश किए जो है वो बजट पास हो गया। तो बीजेपी के पास एक सुनहरी मौका था कि वो 6 लोगों को वहां मौजूद रखती और खुद अपने 25 वोट डालती और वो 6 जमा 25 31 हो जाते और 4 वोट जो है 3 वोट जो है अपक्षों के आते। तो इस तरह से ये लोग एक आध और कांग्रेसी को तोड़ के अगर बजट को कामयाब होने से रोक देते तो वो एक तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता और ये सरकार चली जाती। लेकिन इसके लिए जो अकल की जरूरत है वो तो बीजेपी वालों में है नहीं, तो इसलिए इन्होंने मनु सिंघवी को तो बहरहाल राज्यसभा में जाने से रोक दिया, लेकिन एक सरकार को गिरा सकते थे ये लोग। यानी आप समझ लीजिए कि वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं, विक्रमादित्य क्या नाम है, उनको अपने साथ लेके ये सुखविंदर सिंह की सरकार को गिरा सकते थे, लेकिन ये सुनहरी मौका इनके हाथ से निकल गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन लोटस है पहले झारखंड में फेल हुआ और अब जो है वो जा करके हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गया। तो ये ऑपरेशन लोटस की एक के बाद एक दूसरा फेलियर है। इन्होंने दिल्ली में भी कोशिश की थी, वहां भी ये लोग कामयाब नहीं हुए। तो इनके अंदर हिम्मत तो है नहीं कि विपक्ष के सामने इलेक्शन लड़के उसको हरा सके, इसलिए ये चाहते हैं कि विपक्ष के लोगों को खरीदें, उनको डराएं, उनको जेल भेजें और फिर ये कि जैसे अपने मुकाबले में जो पहलवान है उसके हाथ पैर बांध दें और फिर उसके सीने पे चढ़ के बैठ जाएं। तो ये तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। अब मैं आगे एक दो बातें कहना चाहता हूं हिमाचल के बारे में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ये कर क्यों रही है? ये जो डेस्परेशन है, ये जो इनकी हड़बड़ाहट है, इसका कारण हमको जानने की कोशिश करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसका कारण जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है। यानी एक तरफ तो राहुल गांधी जो है वो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उससे परेशान होकर के
बीजेपी जो है वो विपक्ष को तोड़ने की मुहिम में लगी हुई है, विपक्ष की तोड़ने का जो है वो उसने मुहिम छेड़ी हुई है। तो अब ये लड़ाई है भारत जोड़ो और विपक्ष तोड़ो के बीच। इसलिए जब ये यात्रा बिहार में आई तो इन्होंने बिहार की सरकार गिराई, झारखंड में गई तो झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की, गिर नहीं सकी। उसके बाद यूपी में आई तो इन्होंने जो है वो जयंत चौधरी को अलग किया। उसके बाद जब मध्य प्रदेश जा रही थी तो इन्होंने हवा बनाई कि कमलनाथ निकल रहे हैं और 22 जो है वो विधायक निकल रहे हैं, वो गलत हो गया। मध्य यूपी में जब अखिलेश और कांग्रेस साथ आ गए तो इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई और ये जनता में एक बात ये कहना चाहते हैं, जनता को मायूस करना चाहते हैं कि भाई इंडिया अलायंस तो जीत नहीं सकता, इसलिए वोट देने की जरूरत नहीं है। तो जो इनके जो खिलाफ लोग हैं वो तो वोट न दें मायूस होके, और जो इनके भक्त हैं वो जा जाके ठप्पा मारें और इस तरह से ये जीत जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रणनीति है ये कामयाब नहीं होगी, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ये समझते हैं। अब दो बातें और मैं करना चाहता हूं। एक तो मनु सिंघवी को इन्होंने क्यों हराया। देखिए मनु सिंघवी जो है वो इस सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमेशा लड़ते रहे हैं और उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो राहुल गांधी की जमानत है। यानी आपके अपने स्टेट में सूरत में जो फैसला हुआ आप जानती हैं, और उसके बाद जिस तरह से अहमदाबाद में हाई कोर्ट ने उस फैसले को सही करार दिया वो भी आप जानती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आके इनकी नैया डूब गई। तो ये मनु सिंघवी से बहुत नाराज हैं उस वजह से भी, और उसके बाद सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक आ रहे हैं। कल ही एक लाला जी के यानी लाला रामदेव के खिलाफ जो फैसला आया उससे भी ये बहुत परेशान है। चंडीगढ़ के फैसले से, बॉन्ड के फैसले से, इन सारे केसेस में आप ये देखेंगे कि मनु सिंघवी सबसे आगे आगे रहते हैं। तो इनको एक तरह से उनसे जो खींच है, दिल में नफरत है, तो ये चाहते थे कि वो किसी तरह सांसद ना बने और इस वजह से इन्होंने उससे एक बदले की भावना से ये काम किया। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है भाई मनु सिंघवी हार गए तो जीता कौन। जीतने वाले का नाम हर्ष महाजन है। हर्ष महाजन 6 मर्तबा कांग्रेस के टिकट पे जो है वो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह के बहुत करीब थे। तो ये बात तो सही है कि आपने एक कांग्रेसी को हराया, लेकिन जिसको आपने जिताया वो भी कोई आपकी संघ की शाखा से नहीं आया है। वो कोई नागपुर को जो है वो सलाम करने वाला नहीं है, बल्कि वो भी जो है वो आपका मुखालिफ कांग्रेस पार्टी का आदमी है। और न सिर्फ ये कि इन्होंने उनको सांसद बनाया, बल्कि अशोक चौहान को हमारे महाराष्ट्र से सांसद बना दिया और मिलिंद देवरा को बना दिया। इस तरह से आप ये देखेंगे कि मोदी जी एक एक करके संघ वालों को किनारे कर रहे हैं, उनको सांसद में नहीं भेज रहे, और कांग्रेसियों को जो है वो कमल थमा के जो है वो संसद में भेज रहे हैं। यानी जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि भाजपा आहिस्ता आहिस्ता संघ मुक्त होती जा रही है और कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये मोदी जी का बहुत ही अनोखा जो है वो प्रयोग है जो चल रहा है, और इसकी कितनी बड़ी कीमत संघ को चुकानी पड़ेगी और कितनी बड़ी कीमत खुद मोदी जी चुकाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन ये चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, हिमाचल में जो कुछ हुआ, झारखंड में जो कुछ हुआ, इससे जो है वो बीजेपी दिन पर दिन एक्सपोज हो रही है। जनता देख रही है कि ये जो है उनके वोट को जीत नहीं सकते, ये उनके वोट चोरी करते हैं, ये सरकारों को हरा नहीं सकते, ये सरकारें जो है वो चोर दरवाजे से गिराते हैं। तो जनता इंतजार कर रही है और जब चुनाव आएंगे तो जनता जो है इनको सबक सिखाएगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान जी। अब हमारे साथ देशराज जी भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद के। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुखचंद राम जी जो पूर्व IRS अधिकारी हैं
और सामाजिक न्याय के लिए वे सभी जगह घूम घूम के लोगों में संदेश देते हैं और काफी उनका गुजरात में भी हुआ है, काफी जगह जगह जाके लोगों के बीच में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो आपने दो बातें रखी उनको मैंने खास गौर किया। डॉक्टर सलीम खान जी ने कहा कि भी जब से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की जी चल पड़ी है, तभी से ही बीजेपी ने विपक्ष तोड़ो का काम शुरू कर दिया है। तो ये बात कहीं कहीं कुछ सच भी साबित होती है, जो उदाहरण आपने दिए उसको देखते हुए। दूसरा, आपने एक और बहुत बड़ी बात करी और बहुत अच्छी बात करी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते थे, परंतु अब ऐसा हो गया है कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है और सभी के सभी भाजपा में जाके वहां पे सेट हो गए हैं और जो बेचारे भाजपा वाले दरिया बिछाते थे वो दरिया ही बिछाते हुए रह गए हैं, ऐसा लगता है। तो अब मैं यहाँ पर हमारे बीच में राजीव खन्ना जी हैं, जो एसोसिएट एडिटर्स ऑफ द सिटीजन के हमारे बीच में जुड़े हैं। तो मैं राजीव खन्ना जी से कहूंगी कि आप इस विषय के बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए। जी राजीव खन्ना जी। देखिए रत्ना जी, इस पूरे घटनाक्रम को अभी मैं सलीम साहब को सुना, उससे पहले स्वामी जी को सुना, तो उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा और इसकी कई डायमेंशंस हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि मतलब केवल एक तरफा हम इसको रैंट नहीं ले सकते। देखिए, आपने कहा कि मोदी साहब का सपना कांग्रेस मुक्त भारत और अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है, और मैं इससे थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। ये सपना नहीं है कि ये लालकृष्ण आडवाणी का एक मतलब मैं कहूंगा उनकी वार्निंग थी, और वो कहते थे कि धीरे धीरे बीजेपी का कांग्रेसकरण हो रहा है। और ये घटनाक्रम आप कुछ साल पहले जाइए, हम ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, बट पास्ट में ऐसे प्रेसिडेंट जब कांग्रेस भी अपने पावर में थी, चरम पे थी, तो कांग्रेस भी यही करती रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है। दूसरी चीज, ये जो 6 लोग कांग्रेस के जो जाके इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इनसे सबसे पहले तो यह पूछना चाहिए कि आप जीत के तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आए थे, आप क्लियरली एक एंटी बीजेपी वोट से चुनकर आए थे, तो जो आपने किया वो आपका वोटर्स के साथ सरासर धोखा है। दूसरी चीज ये है, आपने वोटर्स को चीट किया है बेसिकली, और इनके खिलाफ तो इनकी मतलब जितनी तनकीद की जा सके, जितना क्रिटिसिज्म हो सके और जितनी इनकी फजीहत हो सके, वो आपको, मेरे को, हम सबको हर प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। मतलब ये वो जमात खड़ी हो गई है, और ऑब्वियस है ये लोग गए हैं तो किसी लालच में गए होंगे, धन या बाकी कुछ। तो कितना और किस लेवल पे आजकल धन चल रहा है, उसका लेन देन चल रहा है, वो हम सब जानते हैं। जो उस दिन सुखू ने एक बात की कि ये लोग मतलब ये सोच भी नहीं सकते हिमाचल के एमएलए उतना धन इनको ऑफर किया गया है, ये चीज हम समझ सकते हैं, ये चीज है। तीसरी चीज जो मैं थोड़ा सा अलग जाना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, सलीम साहब ने बात की कि विपक्ष तोड़ो की मुहिम शुरू है, तो जब मुहिम शुरू है तो कांग्रेस को यह भी समझना चाहिए था कि हिमाचल का नंबर भी आएगा झारखंड और महाराष्ट्र के बाद। तो क्यों आपने समय रहते उसका एक जो भी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते थे, आपने नहीं लिए? क्यों नहीं लिए आपने? सुबुहात तो बहुत समय से है। देखिए, एक चीज है कि पिछले कोई साल से, 1 साल से काफी मतलब जो है एक को जो अनरेस्ट है कांग्रेस के अंदर, वो सरेआम दिख रहा था। देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रतिभा सिंह आपकी अध्यक्ष हैं, अब वो रजवाड़ा खानदान से आए, कहीं से भी आए, वो आपकी अध्यक्ष हैं, और वो काफी समय से बोलती आ रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। तो आपने क्या किया? पहली चीज। दूसरा, जिस शहर में मैं हूं, सोलन में, वहां एक बड़ी विचित्र घटना हुई पीछे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से होते हुए कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट हार जाता है और एक रेबेल कैंडिडेट जीत जाता है। आप इसको कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? फिर उसी इलेक्शन में बीजेपी डिप्टी मेयर का पद जीत जाती है। तो आप समझ लीजिए कि चीजें गड़बड़ हो रही थी, आपने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया। तीसरा, जब हम बात करते हैं, स्वामी जी ने बताया किस तरीके पूंजीपतियों की नजर है यहां पर, या किस तरीके सेब को लेकर एक पॉलिटिक्स चलती रही, और पर उसके साथ एक चीज और भी है कि मैं एक तरफ तो ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हिमाचल मेरी कर्म भूमि है और आगे बड़ी बड़ी बातें इस प्रदेश में करते हैं,
पिछले साल इतनी बड़ी आपदा से यह प्रदेश गुजरा, उन्होंने यहां आना उचित नहीं समझा। जिस तरह वो मणिपुर नहीं गए, इसी तरह वो हिमाचल नहीं आए। और प्रदेश सरकार बार बार केंद्र पर इल्जाम लगा रही है कि जितनी मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। एक चीज। दूसरी तरफ एक और चीज मैं कहता हूं, मैं अगर ये अपनी बात भी कहूं, क्लियरली मैं सरेआम एक चीज कहता हूं कि मैं बीजेपी वोटर नहीं हूं। मैं बड़े फख्र के साथ ये चीज कहता हूं, पर मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं, सवाल मेरा यह भी है। ठीक है, राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर देश भर में बाकी कांग्रेस के लीडर क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये लोग मतलब बीजेपी की नीतियों को ही या बीजेपी की थॉट प्रोसेस को आगे लेकर जा रहे हैं। मुझे क्या सुखू बता सकते हैं कि 22 जनवरी को यहां पर छुट्टी का ऐलान करना, जबकि आपकी पार्टी लीडरशिप ने एक अलग स्टैंड लिया था, आपने यहां पर छुट्टी का ऐलान करना क्या कहां तक सही है? दूसरी चीज, यही मुख्यमंत्री से मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। पिछले साल आपदा आई, क्या किसी एक भी अफसर को अकाउंटेबल बनाया गया? नहीं। किसी एक भी बिल्डर के अगेंस्ट एक्शन लिया गया? नहीं। तो मैं क्यों इनको वोट दूं? देखिए, इस कांग्रेस को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस क्या, मैं तो कहता हूं पूरे विपक्ष को ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आज आप चुनाव बिल्कुल आपके सामने है और ये चीजें हो जाती हैं, फिर आप लास्ट मोमेंट में फाइटिंग के लिए जाते हैं। क्यों आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं कर रहे? एक तरफ अब हमारे में से ही लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा प्रयास है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रयास है, पर उसके बाद क्या हो रहा है? यात्रा आती है, भीड़ इकट्ठी होती है और चली जाती है। क्या उन प्रदेशों में संगठन मजबूत किया? क्या कांग्रेस की जो कोर वैल्यूज हैं, जिसमें कि आता है कि एक सेक्युलरिज्म एक चीज है और सोशल इक्वालिटी दूसरी चीज है, सोशल जस्टिस तीसरी चीज है, क्या इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कभी मतलब जोर शोर से कोई प्रोग्राम चलाया? चाहे वो अंबेडकर के नाम पे चलाएं या किसी और के नाम पर चलाए, क्या कुछ इन्होंने चलाया? क्या वजह है जब भी किसी दलित के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, रत्ना जी आप गुजरात में, मैंने भी गुजरात 10 साल कवर किया है, अभी हाल की घटना मेहसाना में हुई, कितनी आवाज सुनने को मिली? क्या कांग्रेस ने कभी इन बातों को उठाया? यही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान और एमपी से क्रॉस की थी, पहले महाराष्ट्र से भी की थी। क्या वजह है कि राजस्थान में आपकी चुनावों में यह फजीहत हुई? ये चीजें कांग्रेस को देखिए अपने आप एक समझने की जरूरत है। और कुल मिलाकर हालात ऐसे हो गए हैं, अब ये 6 लोग बिके हैं, जिस मर्जी चीज से बिके हैं। क्या आप ऐसे नेताओं को टिकट क्यों देते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही कहूंगा। जी राजीव खन्ना जी, आपने बहुत सही बताया कि जिस तरीके से एक तो वोटर के साथ धोखा हो रहा है और साथ ही में जिस तरीके से कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, शायद उतना मजबूती से कांग्रेस नहीं कर पा रही है। आपकी इस कड़क टिप्पणी के बाद अब मैं देशराज जी हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद के। मैं देशराज जी को इन्वाइट करना चाहती हूँ। देशराज जी, आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय के ऊपर। जी देशराज जी। नमस्कार। मैं खन्ना साहब की बात का तस्लीम करता हूं। पहली बात, 2 पहलू हैं इस सारे प्रकरण में जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू जो इन्होंने बताया वो ये है कि कांग्रेस उसमें कोई अनुशासन नहीं है, और वो अनुशासन और उसकी लचरता का जो सबसे बड़ा कारण है वो वैचारिक उन्मुखता नहीं होना है। कांग्रेस वास्तव में अपने वैचारिक जो ओरिएंटेशन है उसको भूल गई है। उसके जो दायित्व हैं, ऐतिहासिक दायित्व है, यानी सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े होने के नाते, और वो अपना दायित्व के निर्वहन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर रही। और जैसा कि कहा गया, ये जो संकेत है कांग्रेस में उठ के वो बहुत पैसे आने शुरू हो गए, ये सरकार बनने के साथ शुरू हो गए थे और उसको तय नहीं किया गया। सारी चीजें लंबित की गई, चाहे वो मंत्रिमंडल का निर्माण था, चाहे वो विभागों का आवंटन था, चाहे वो मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उसमें कुछ नियुक्तियां थी, और बहुत सारे लोग सरेआम जो है वो नाराजगियां अपनी व्यक्त कर रहे थे। तो समय रहते कांग्रेस इसमें कोई दखल नहीं कर पाई, प्रभावी दखल नहीं कर पाई, और अपने
संगठन के लोगों को, अपने विधायकों को संभालने में नाकाम रही। जहां तक भाजपा की बात है, वो ना केवल हरियाणा पुलिस उनको ले गई, आप गौर करें सीआरपीएफ भी थी, जिसका सीधा ये मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का इस पूरे प्रकरण में जो है दखल था और उसके द्वारा ये जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा था। तो जहां तक ये अभी तक घटनाक्रम हुआ है, चलो किसी न किसी तरीके से सरकार बच गई है, तकनीकी कारणों से बच गई है, लेकिन अभी भी जो रोष है, जो नाराजगियां हैं, जो गुटबंदी है, वो खत्म होती उसके संकेत नहीं नजर आ रहे। तो इसलिए अगर समय रहते कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं करती, उसको ओरिएंटेशन नहीं देती, दिशा नहीं देती, तो आगे भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भाजपा तो बिल्कुल बेशर्मी की सारी हदें लांघ गई हैं और हम हिमाचल में बैठ करके इस तरह की जो नीचता है उसकी अपेक्षा कम किया करते, लेकिन अब तो आपके सामने है सब कुछ, जो कुछ हुआ वो साम दाम दंड भेद जो चीज चले वो चलाएंगे। और सरकार के बनने से ही उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और 1 साल के अंदर अंदर सरकार गिर जाएगी और भाजपा सरकार बनाएगी कांग्रेस के बागियों को साथ में लेकर के। ये ऐलान करके इन्होंने बोल दिया था सरकार के बनते ही। तो ये संकेत नहीं समझ पाए लोग और एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है पूरे देश में, जो हिमाचल में भी हमने देखा। अगर वो चलता है तो आने वाले समय में जो इलेक्शन है वो प्रोसेस रिडंडेंट हो जाएगी, उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा। और वास्तव में अगर भाजपा के वैचारिक चरित्र को अगर हम समझें, उनके एजेंडे को जो अभी घोषित नहीं है उसको हम समझें, तो वो चुनाव की लोकतांत्रिक पद्धति में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और जनता के लिए, जिसका मुकाबला इस तरह से जो लचर संगठनों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। वो जो अवसरवादी लोग हैं उनको रिझाने से भी नहीं किया जा सकता। संगठन में आपको चुस्ती लानी पड़ेगी, दुरुस्ती लानी पड़ेगी और एक अनुशासन कहीं ना कहीं आपको आयद करना पड़ेगा ऐसे लोगों पर। और ये खन्ना साहब ने ये भी कहा कि भाई जो लोग बिक रहे हैं उनके बारे में भी तो बात हो, वो कैसी यानी चुनाव है कांग्रेस का अपना, कि वो उनकी निष्ठा क्या है, उनका विचार क्या है, उनका समर्पण क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है। कोई भी आदमी आकर के उनको खरीद ले, वो इतने मतलब सस्ते हैं, वो इतने लचीले हैं, वो उनकी कोई अपनी प्रतिबद्धता नहीं है। तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा संकट जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के लिए और ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके लिए खड़ा कर दी। जी जी देशराज जी, अभी आपने सही बताया कि एक तरीके से जो इलेक्शन है वो सिर्फ एक प्रोसेस बन के रह जाएगा, बाकी लोकतंत्र का बहुत तरीके से मतलब हनन हो रहा है, उसको लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और संविधान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि प्रजा तो चुनती है, प्रजा जिसको चुनती है उसको ये लोग रहने नहीं देते। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में कम से कम 11 सरकारें इन्होंने गिराई हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि गोवा था, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और अभी यहाँ पे आपने चंडीगढ़ में भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। तो मतलब झूठ, छल, कपट और हर तरह की गलत हरकतें ये लोग करके साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाए रखना चाहते हैं और सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी को काबिज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे साथ शुभचरण जी भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व IRS है और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से छल कपट और ये लोग सरकारें गिरा रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुभचरण जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वस्तुतः ये जो दौर है ये राजनीतिक धोखेबाजी का दौर है
और राजनीतिक पतन का भी दौर चल रहा है। इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसका विश्लेषण जो पूरे देश में हो रहा है, बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं। समस्या ये है कि खुलेआम एक पॉलिटिकल पार्टी देश में राजनीतिक धोखेबाजी ही नहीं, राजनीतिक नैतिकता के पतन का पूरा नंगा नाच कर रही है। दूसरी तरफ मुझे बहुत अच्छा लगा, राजीव खन्ना साहब ने इतनी अच्छी बात कही है, कांग्रेस को भी दृष्टि में रखकर, कि कांग्रेस के जो आंतरिक जो कमजोरियां हैं उस पर भी विश्लेषण करें तो ऑटोमेटिक जो है विपक्ष, जो कांग्रेस के ही दम पर विपक्ष आजकल एक तरह से जिंदा है, मजबूत है, वो और मजबूत हो जाएगा। अब हमको दो चीजें देखनी है। पहली चीज तो ये कि जो कुछ भी हो रहा है, आपने बहुत अच्छा कहा कि भी 10 वर्ष में जो 11 जगह जो है सरकारें चेंज की गई है, चाहे उसमें घपले किए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, पहली चीज। दूसरी बात कि बीजेपी को आज तक कांग्रेस ने, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने ठीक से समझा क्यों नहीं। मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या बीजेपी नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, मैंने प्रश्न किया था और बड़े अच्छे लोगों से किया था। तो लोगों ने कहा क्यों, बीजेपी तो चारों तरफ है, दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा कि आप लोगों की नज़र में बीजेपी नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, मेरी नज़र में नहीं है। लोगों ने पूछा कि कैसे, मैंने जवाब दिया कि जो बीजेपी नाम की पॉलिटिकल पार्टी कभी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, बहुत सारे नाम ले लेंगे, है ना, उनके साथ एक तरह से समाप्त होती गई। और अब जो बीजेपी, जिसको आप लोग बीजेपी कह रहे हैं, वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस का पॉलिटिकल विंग होना और एक बीजेपी नाम का पॉलिटिकल पार्टी जो संवैधानिक ढांचे में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो है, जो चरित्र लेके, जो राजनीतिक चरित्र होता है उसको लेके चलने वाली पार्टी, वो अलग हो जाती है। तो कांग्रेस को पहले यदि बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसको संघ की रणनीतियां, नीतियां, जो कुछ भी है उसको समझ के चलना पड़ेगा। तीसरी बात कि कांग्रेस में नेतृत्व में अभिजात वर्गीयता आ गई। 7, 8, 10 बड़े जो अच्छे लीडर्स हैं, सम्माननीय लीडर्स हैं, वो अभिजात वर्गीय मानसिकता में चले गए। तो मास को कनेक्ट करने वाले, चाहे लीडर्स को कनेक्ट करने वाले, या जीते हुए विधायकों को कनेक्ट करने वाले, या जीते हुए एमपीज के साथ जो संवादहीनता जो बनी हुई है, उसका जो है नाजायज फायदा जो है, या जायज फायदा उनकी नजर में, आपकी नजर में नाजायज फायदा लेके जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हम अपनी पार्टी जो चला रहे हैं, जो लोग कांग्रेस के, तो वो अपने विधायकों से कितना कनेक्ट हैं और डे टू डे जो उनसे कितनी संवाद करते हैं। एक बड़ा लीडर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें 20-25 जो बड़े कद्दावर नेता हैं, वो इनको कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। किसी भी विधायक से पर्सनल बात करिए अलग से, तो यही कहता है दिल्ली में हम लोग जाते हैं तो कोई वहाँ पूछता नहीं है। हम जो हमारे यहाँ केंद्रीय जो है कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ तो लगता ही नहीं है कोई हमसे संवाद करने वाला है। स्टेट में वही हालत है। जो सीएम बन जाते हैं वो इतना बिजी हो जाते हैं कि विधायकों के साथ जो उनका जो है संवाद नहीं हो पाता है। विधायकों के 10-12 काम होंगे, लेके जाएंगे, उसमें से 2-4 काम अच्छे हो जाएं तो वो भी नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे नाराज हो जाते हैं। ये बात जो बीजेपी वाले उसको इनकैश कर लेते हैं, उसको भुना लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है जो समझने वाली, कि जो कांग्रेस से भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, या दूसरी पार्टियों के भी लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ लोग मंत्री भी बन जाएंगे, बन जा रहे हैं, वो सरकार में जाते हैं, शासन में नहीं जाते हैं। और बीजेपी का शासन जो है बीजेपी के हाथ में नहीं है, उसके शैडो जो पावर का जो सेंटर है उसके हाथ में है। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी सुझाव हम सभी लोग देने वाले हैं, चाहे और भी लोग तमाम है देश में, उनको आप मंत्री बना भी देंगे तो वहां जाके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार में जाएंगे, उनके हाथ में शासन और प्रशासन नहीं रहता है। ऐसा मुशर्रफ ने एक किताब लिखी थी, हु किल्ड करकरे, उसमें लिखा था कि आईबी जो है कहीं नहीं कहीं संघ का एक ब्रांच हो चुका है। ये ऐसा मुशर्रफ एक आईपीएस है, उनकी किताब है हु किल्ड करकरे, बड़ा प्रमाण के साथ बड़ी डिटेल में उन्होंने कही थी। अब सोचने वाली बात है कि भारत का जो संवैधानिक जो ढांचा है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं,
संविधान के मंशा के अनुरूप, संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं उनके अनुरूप जो है, यदि उनका चरित्र नहीं है और उन संस्थाओं में बैठे हुए लोग यदि संवैधानिक रूप से, संवैधानिक मानसिकता के रूप से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे राष्ट्र के लिए, ये संविधान के प्रति वफादारी नहीं हो सकती। ये न संविधान के प्रति वफादारी और न राष्ट्र के प्रति वफादारी। जो व्यक्ति या जो संस्थाएं या जो समूह या जो पार्टी यदि संविधान के प्रति जो है वफादार नहीं है, वो कभी राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकती। राष्ट्र जो है 10-20% लोगों का नहीं होता है। और अभी जो है मुझे, जो हम समझ रहे हैं पूरी ठीक से गहराई से, बड़ी चिंता हो रही है कि देश जो है अब आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। देश की जो शासन और प्रशासन व्यवस्था है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। संवैधानिक सिस्टम पे और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्टेड सेलेक्टेड लोग हैं, तो कुछ इलेक्टेड भी हैं, कुछ सेलेक्टेड हैं, वो संविधान को दरकिनार कर देते हैं। उनका अपना एक मोटिव है, उतना अपने रणनीति है, उसके तहत चल रहे हैं। तीसरी बात, ये रणनीति जो बीजेपी या ऐसी कुछ पार्टियां जो भी हैं, नाम लेना तो क्या, ये रणनीति में कूटनीति, कुटिल नीति, फूट नीति, लूट नीति, झूठ नीति, ये सारे के सारे जो नीतियां हैं, कम से कम 100-150 नीति आप देखेंगे, उसकी लिस्ट मैंने बनाई कि कितनी नीति है जो रणनीति में डाली गई है। 40-50 तो अभी बता दूं कि ये डाल के जिस रणनीति को आज राजनीति में लाया गया है, वो देश के पतन का, कौन सा पतन? बौद्धिक पतन, चारित्रिक पतन, नैतिक पतन की तरफ ले जा रहा है। सत्ता तो हाथ में रहेगी, कोई बात नहीं, सत्ता रहेगी, व्यवस्था रहेगी, शासन रहेगा, सब कुछ रहेगा, संविधान भी सुरक्षित रहेगा, संविधान का दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं होगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि राज्य एक नया सोशल ऑर्डर बनाएगा जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। आज तक पिछले जो है आजादी के बाद, भारत का संविधान लागू होने के बाद, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसके अलावा और भी 40-50 जो मेन पार्टीज हैं इस देश की, कभी उनसे पूछो कि विधानसभा में या पार्लियामेंट में कभी आर्टिकल 38 पर कभी डिस्कशन हुआ कि एक नया सोशल ऑर्डर बनाया जाए जिसमें जो सामाजिक न्याय को स्थापित कर दिया जाए, आर्थिक न्याय को स्थापित कर दिया जाए, राजनीतिक न्याय तो हो ही जाएगा, क्योंकि आजकल जब पूरा देश ही जो राजनीतिक रूप से जागरूक है। ये बात अलग है कि समाज में, राष्ट्र में राजनीतिक जो जागरूकता खूब बढ़ी है। गाँव में आप जाइए, ऑटो वाले से भी बात करिए, रिक्शा वाले से बात करिए, मजदूर से भी बात करिए, टीचर से बात करिए, अधिकारी कर्मचारी किसी से बात करिए, तो लगता है कि भाई जागरूक बहुत है, जागरूकता फैली है। लेकिन राजनीतिक समझदारी कितनी पैदा हुई समाज में, आपको पता चल जाएगा जब ठीक से विश्लेषण करेंगे। जागरूकता बहुत बड़ी है, समझदारी का भाव खूब बढ़ा है। तो ये जो सारा जो विषय है, जो फोकस करके हम लोग हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं, ये एक राजनीतिक धोखेबाजी ही नहीं, ये राजनीतिक पतन का पराकाष्ठा का प्रमाण है। जी धन्यवाद। जी शिवचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी, आपने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि किस तरह की ये लोग पैंतरेबाजी करते हैं और ये आरएसएस की ही पॉलिटिकल विंग बन के रह गई है, ये बीजेपी नहीं है। और साथ ही ये सरकार मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के काम करती है। अब हमारे बीच में सामाजिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारे बीच में सामाजिक चिंतक है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस मुद्दे पे, इस प्रश्न पे आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले तो आभार व्यक्त करेंगे अपने खन्ना साहब का और देशराज जी का, उन्होंने बहुत सटीक विश्लेषण वहाँ का किया और हम तो चाहेंगे कि आगे भी अभी हम उनकी टिप्पणी लेंगे वहाँ का, ये जो व्यवहारिक पहलू है। और सुवचन जी भी और स्वामी जी और असीम जी ने भी अपना तरह तरह से इसका विश्लेषण किया। तो हम तो इस संदर्भ में अपने संक्षेप में ही हम चलना चाहेंगे, कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन जैसा क्रिएट हो रहा है, हम चलना चाहेंगे यह जो पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है, ये भारतीय जनता पार्टी एक घोषित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों हजार जन संगठन हैं और उन संगठनों में एक राजनीतिक संगठन पहले जनसंघ हुआ करता था और फिर उसका रूप बदल करके भारतीय जनता पार्टी हुआ। यह तो घोषित सत्य है कि वो उनका मातृ संस्था उनकी भारतीय जनता पार्टी है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता
केवल ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तमाम पार्टियों में है। तो पहली बात तो यह है कि अभी ये जो कहा जाता है कि भाजपा को कांग्रेस से युक्त किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको देख रहे हैं कि कांग्रेस को संघ मुक्त करने की प्रक्रिया में कांग्रेस जा रही है वहां से, या जितने भी और राजनीतिक दल है, जो भी लोग वहां जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लोग में, प्रलोभ में, चाहे जैसे भी हो, वो उस संगठन को संघ मुक्त करने की वो प्रक्रिया में, इसके लिए तो वो जो शुभकामना के प्राप्त हैं और वो बधाई की पात्र है हमारी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मोदी और शाह की ये जो जोड़ी है वो संघ के उस राजनीतिक संगठन को सही माने में कारपोरेट पूंजीवाद परस्त और कारपोरेट पूंजीवाद का बच्चा बना करके रख दिया है। और ये आरएसएस भी प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि उसके सारे एजेंडे वहां से पूरे हो रहे हैं। उनका एजेंडा सरकार चलाना नहीं है, उनका एजेंडा सरकार में लूट का नहीं है, उनका एजेंडा जो है वो साफ तौर पर है, वो उनको दिखाई पड़ रहा है जो सही माने में उसका जो विकल्प है समाजवाद, समता मूलक समाज की स्थापना और समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए जितने लोग प्रयत्नशील हैं वो लोग अपना उसमें लगे हुए हैं, और वो लोग विधिवत एक तरीके से देखते रहते हैं कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। अब जो संगठन होता है उसमें देखिए, कोई भी संगठन हो, पार्टी हो, दल हो, संगठन, उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। आरएसएस दो तरीके से शिक्षण देता है। एक तो उसका वास्तविक शिक्षण है जो बचपन से बच्चों को अपने शाखाओं में ये लोग ले जाते हैं, वहां से उसको लाठी गंजा चला करके कुश्ती कसरत करा करके वहां से उसका प्रशिक्षण करते हैं, और एक समय तक उनके यहाँ बाकायदे क्लास चलता है, क्लास लगता है, बौद्धिकी होती है, रोज रोज बौद्धिकी होती है, और उसके बाद अपने सारे प्रशिक्षकों का भी वो प्रशिक्षण करते हैं। ये साप्ताहिक शिविर लगता है, मासिक शिविर लगता है, वार्षिक शिविर लगता है। तो एक तो उनका वास्तविक प्रशिक्षण वहां से होता है जहां से जो से उनका वास्तविक कैडर निकल करके आता है, और एक वो प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं छद्म प्रशिक्षण शिविर। छद्म प्रशिक्षण शिविर क्या है? तो साहब एक उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या अपना कन्फ्यूजका करके तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हुआ, और आज करके ये गोदी मीडिया से भी वो छद्म प्रशिक्षण अपने चलाते हैं। तो उसके चलते ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और यह शो करना कि हमाम में सब दंगे हैं, केवल हम गंदे नहीं हैं, केवल हम भ्रष्ट नहीं हैं, यह भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट हैं। और उसके लिए वो तमाम राजनीतिक दलों में, तमाम संगठनों में, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में ये चुन चुन करके उनको फोकस करते हैं जो उन सारी संस्थाओं में प्लांटेड हैं आरएसएस द्वारा। सही माने में वो आरएसएस मुक्त हैं, संघी मानसिकता युक्त है वो लोग। उनको टारगेट करके वो उस संस्था को बदनाम करते हैं कि भ्रष्ट ये भी है। अब जैसे क्या हुआ, ये पूरे के पूरे पिछले चुनाव में कमलनाथ जी के जिम्मे पूरा का पूरा दे दिया गया था मध्य प्रदेश। कमलनाथ जी क्या थे? जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो उनका आइडियोलॉग है और उनका स्पोक्स पर्सन एक तरीके से, आप उसको ला करके अपने यहाँ आप उसका प्रवचन कराते हो, या उनकी पूरी आप गतिविधियां देखिए। अब उसके क्या हुआ? कमलनाथ को तो नंगा होना था तो वो हुआ, और वही स्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में भी हुई है। वही स्थिति हर जगह हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां कहीं भी ये जो टूट फूट दिखाई पड़ रही है, ये टूट फूट वो अपने तरीके से वहां ले जाकर के प्लांट करते हैं उन पार्टियों में, उन संगठनों में, और फिर वहां से उन्हीं के ऊपर हमला करके अपने ही संगठन के लोगों को, अपने ही संघी लोगों पर हमला करके उस पूरे संस्था को वो बदनाम करते हैं, और उसके माध्यम से वो ये शो करते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, ये केवल हम नहीं हैं। और उसके लिए क्या करते हैं वो कि ये जितने मास लीडर हैं हमारे, जो मुख्य लीडर हैं हमारे, उनके ऊपर भी हमला करते हैं। हमला क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो आज की तारीख में हजारों सम्मन ईडी से, अपना आईटी से इससे कराया गया है, लेकिन उसका कन्विक्शन कितना हुआ है? 2%, 3% लोगों के ऊपर वो ये अपराध शामिल हुआ है। तो ऐसी हालत में हम जब देखते हैं तो ये जो भी प्रक्रिया हुई है, और यहां अपने हिमाचल प्रदेश में
जो छह विधायकों के ऊपर जो अध्यक्ष महोदय ने उनको निलंबित किया है, ठीक है, जो जैसे किया, लेकिन वहां भी कानूनी रूप से राज्यसभा में वोट देना कोई वो संगठन विरोधी काम तो है, लेकिन वो जो दल बदल के वो दायरे में नहीं आता है। उनके ऊपर कोई व्हिप जारी नहीं हुआ। और जो वहां पर सदन में जो आर्थिक बिल पास हुआ, तो आर्थिक बिल पर तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। तो ऐसी हालत में आने वाले दिनों में, चूंकि एक कोर्ट भी इनका है, वहां पर भी इनके लोग हैं, तो ये लोग कोर्ट जाएंगे और वहां से ये लोग फिर जीत के आ जाएंगे। तो हर जगह यही स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व किसको दिया गया है, प्रभारी उसका कौन है? इतनी सारी हरकतें हो रही थी वहां पर, इनके विधायक नाराज थे, इनका जो इनका अध्यक्ष है, इनका अध्यक्ष नाराज था, उसको उसके समन के लिए क्या काम किया प्रभारी ने? कुछ नहीं किया है। और एक चीज और है कि आज की तारीख में सत्ता और संगठन के बीच का ये जो विभेद है, यह भी एक तरीके से बहुत बड़ी खाई पैदा करता है। जो आदमी सत्ता में चला जाता है, मिनिस्टर होने के लिए सब लोग पार करते हैं, संगठन में कोई काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? सबको सत्ता का कोई सेवा भाव से नहीं आता है। सब चाहते हैं मलाई खाना। मलाई कहां मिलेगी? तो मलाई मिलेगी सत्ता में रह करके। सब मार करते मिनिस्टर होना, सब मार करते चीफ मिनिस्टर होना, पार्टी का अध्यक्ष होना कोई वो जरूरी नहीं समझता है। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों के बीच हम देखते हैं कि यह जो चीज हो रहा है और जो भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो एक तरीके से इन सारे राजनीतिक दलों को संघ मुक्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो इसके लिए बधाई देंगे इन सारे लोगों को। और ये और भी जो समता मूल्य समाज की स्थापना करने के लिए समाजवादी ये सत्ता सरकार लागू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक गंभीर चुनौती है कि आज की तारीख से भी वो सैद्धांतिक रूप से मजबूत अपने संगठन को बनाना शुरू करें। संगठन बनेगा, ये सब के सब अपने आप ये हवा में उड़ जाएंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ जो डॉक्टर सुनीलम भी आ चुके हैं, हम चाहेंगे कि आगे की बढ़ते आगे बढ़ाएं। जी रत्ना जी, अब हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम भी मतलब आ चुके हैं, जो पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान सेवा संघ के, और ये बहुत ही राजकीय समझ रखते हैं, विश्लेषक हैं कई सारे टीवी चैनल्स पे, और आपने कई सारे यूट्यूब के चैनल्स पे इनको सुना होगा, समझा होगा। बहुत ही विस्तार से ये अपनी बात पूरी बेबाकी से रखते हैं और पूरे देश में घूम घूम कर पूरी जागरूकता फैलाने का, किसानों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तो मैं डॉक्टर सुनीलम जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। और जिस तरह से ये विषय है कि कांग्रेस के 40 विधायक थे, पूर्ण बहुमति से कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाई थी, परंतु जिस तरीके राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा में इनके भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 25 ही विधायक थे, 6 विधायक उन्होंने कांग्रेस से तोड़ लिए, 3 और ले लिए, और दोनों तरफ 34-34 का टाई हो गया। और फिर बाद में देखिए कि एक व्हिप भी जारी किया गया, और मतलब व्हिप तो पहले से जारी किया गया था। अब स्पीकर ने उन 6 के 6 विधायकों को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर सुनीलम जी, अब क्या परिस्थिति पैदा होगी? अब आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो ये 6 विधायक हैं जो कि निलंबित हो चुके हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइएगा प्लीज। जी बहुत शुक्रिया रत्ना जी। देखिए, एक तो ये है कि आज पूरे दिन से, जैसे कल का जो पूरा दिन था वो लग रहा था कि सरकार चली जाएगी, सरकार बच गई, लेकिन आज का पूरा दिन ये है कि लोकतंत्र और नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी पढ़ा रही है कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत किया गया स्पीकर के द्वारा। जैसा ऑपोजिशन के लोग जब जिन राज्यों में अभी से पहले, हिमाचल से पहले 10 राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकार को के अंदर विधायकों को खरीद फरोख्त करके, दल बदल करा के, इस्तीफा दिला करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने का काम करती रही है। उसने ये 11वां प्रयोग किया, वो असफल हो गया, और असफल होने का कारण ये था कि वहाँ पर मुख्यमंत्री और जो स्पीकर है उन्होंने जिस तरीके से प्रॉम्प्टली
जो है उन्हें रिस्पॉन्ड करना था, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करने का काम किया। अब जो है बर्खास्त टेक्निकली किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके कई बहस हो सकती है इस पे, लेकिन बर्खास्त करके ये संदेश तो उन्होंने पूरी तरीके से दे दिया है कि दल बदल कानून, जिसके बारे में कल ही मैं खुद ही बोल रहा था कि दल बदल का कानून मर गया है, मतलब जो है ये लाश को ढोने का काम कर रहा है देश ये दल बदल कानून के नाम पे, क्योंकि इसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। लेकिन कम से कम उन्होंने उसका उल्लेख करके, ये कार्रवाई करके स्पीकर ने बता दिया कि अगर चाहा जाए तो दल बदल विरोधी कानून को प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। असल में जब बार बार ये काम हो रहा है, और विशेष तौर पर जिस तरीके से शिंदे की सरकार बनी, जिस तरीके से पूरा शिवसेना के विधायकों को जिसे कहा गया वहां 5-5 खोखे 50-50 करोड़ के अंदर खरीदने का काम हुआ, और उस समय जो है स्पीकर को, आपको मालूम है कि जब ये काम होता है तो स्पीकर को हटा दिया जाता है, लेकिन वो सब काम यहाँ पर नहीं हो पाया, स्पीकर को हटाने का काम नहीं हो पाया। ये सब बहुत तेजी से हो गया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है उसके पास में ये मामला पहुंचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को इफेक्टिव बनाने के लिए या नए सिरे से दल बदल कानून बनाने के लिए, ताकि 5 साल तक सरकार को डिस्टेबलाइज ना किया जा सके, इसका अभी तक उसने कोई रास्ता निकालने का काम नहीं किया है। तो जब तक ये दल बदल कानून रहेगा तब तक इसका जो है, जो लोग सत्ता के अंदर हैं, जिनके पास में पावर है, जिनके पास में पैसा है, वो उसका दुरुपयोग लगातार वो करते रहेंगे। तो फिलहाल तो सरकार बच गई है, लेकिन दर्शकों को ये मालूम है कि सरकार के ऊपर नजर किस जी आते हैं हिमाचल से, उनकी नजर है। अडानी जो हैं उनका पूरा बिजनेस वहां पर है, और उन्होंने तमाम सारी सरकारों को अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। उन्हें लगता है कि ये एक सरकार है कि जो उनके पॉकेट के बाहर है, या ऐसे लोग जो क्रिटिकल हैं अडानी के, उनके की जो सरकार वहां पे बनी है, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं। और फिर जो एक किस्म का आइडियल है, वो आइडियल भारतीय जनता पार्टी का, संघ परिवार का जो आइडियल है, वो आइडियल है कि वन नेशन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन और वन पार्टी। तो अब ये कहाँ चल रहा है? ये चीन के अंदर चल रहा है, ये जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर चल रहा है, ये एक तरीके से जो है वो रशिया के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि लेफ्ट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसी तरीके से आपने देखा कि जो जरा भी जो एक्स्ट्रा लेफ्ट वाले, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग हैं, किस तरीके से उन्हें बंद करते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और उनको ही सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन वो मानते हैं। लेकिन फॉलो जो है वो उन्हीं को करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम मोनोपोलाइज करने का काम कर सकते हैं। तो देश के अंदर जो ध्रुव राठी ने वीडियो लाया है, और वो जो बोल रहा है कि भाई चुनाव तो होते रहेंगे, इन सब देशों के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं रहेगा। तो आप सब विपक्षी दलों को खत्म कर देंगे, सब विपक्षी सरकारों को खत्म कर देंगे, फिर चुनाव होता रहेगा, मोदी जी बने रहेंगे, जो है जैसे चाइनीज प्रीमियर बना रहेगा, उसी तरीके से मोदी जी भी बने रहेंगे, ये इनकी उम्मीद है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो है ये संभव इस देश में लगता नहीं है। इंदिरा गांधी को जिस तरीके से लोगों ने सबक सिखाया था इमरजेंसी के बाद में, तो उससे बिल्कुल एकदम साफ है कि लोग लोकतंत्र के ऊपर, रोटी मिले ना मिले, है ना, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क स्कूल अस्पताल रोजगार मिले ना मिले, लेकिन लोग जो है अपने लोकतंत्र के ऊपर जो है समझौता नहीं करेंगे। ये बात इस देश के बारे में तय है, और उसी के साथ छेड़खानी करने का काम जो है वो मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। तो इसलिए ये कुछ समय तो चल सकता है, लेकिन ये लगातार नहीं चलेगा। केवल ये है कि ये डरा करके और इनको ये करके कि भाई लोग पहले से ही हथियार डाल दें। वो बताते हैं कि ईवीएम से कराओगे तो भी भाई ईवीएम का जो जिस कारखाने में ईवीएम बन रही है, बेल के कारखाने में, 2 कारखानों में, वहां पर तो भाजपा के पदाधिकारी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो आप वहां पे ईवीएम से करा लो तो भी हम हैं, और चंडीगढ़ टाइप करा लो आप जो है मतदान उससे मतपत्रों से तो भी हम हैं, आप सरकार किसी की बना दो तो भी हम हैं, आप किसी और को सांसद विधायक चुन दो तो भी हम हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि मतलब जो है मोदी ही इनएविटेबल है इस देश के लिए, और कोई नहीं है। और जो है
मैं बस इतनी एक कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि भाई जो व्यक्ति दिन रात झूठ बोलता, जो ये कहता हो कि तीसरे नंबर की अर्थशक्ति जो है, आर्थिक शक्ति देश बन गया है ना। आज ही उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ये भाषण दिया, मतलब वहां पे आए नहीं, वो वर्चुअली हुआ, लेकिन उनके लिए यहाँ पर, मैं भोपाल में हूँ, लाल परेड ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर लाखों लोगों को इकट्ठा करके, मतलब आशा के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, जितने होमगार्ड वाले, मतलब जो भी कुछ जैसा किया जाता है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, वो सब किया। और बोला क्या कि भाई आप कह रहे हैं कि आर्थिक महाशक्ति तीसरे नंबर की, अरे भाई 80 करोड़ को आप 1 और 2 रुपए किलो का अनाज की देने की स्थिति है। आप यहाँ पर किसान जो है उसकी जो आय, औसत जो आय आ रही है, या 7.5 लाख किसान आत्महत्या कर रहा है, वो स्थिति है। पूरी की पूरी बेरोजगारों की 15 करोड़ की पूरी एक फौज खड़ी हुई है, और आप आर्थिक महाशक्ति बना रहे हैं। तो झूठ के ऊपर झूठ लगातार बोल करके, और गोदी मीडिया जो है इसको महिमा मंडित करने का काम कर रहा है, लेकिन वो सब बहुत समय तक चलता नहीं है। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के अंदर जनता इसका सब कुछ हिसाब किताब करेगी, और उस हिसाब किताब को करते समय जो अपराध जो है भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की, जिसे असफल कर दिया गया, उसको भी लोग याद रखेंगे, और उसके हिसाब से लोग मतदान करेंगे। जी रत्ना जी, शुक्रिया। हाँ जी सुनीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी, और हर तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। और आपने ध्रुव राठी के वीडियो का पर चर्चा किया, उसने धूम मचा रखी है, करोड़ों उसके व्यूअर्स हैं। और मैंने भी ध्रुव राठी के वीडियो को लेकर अपना भी एक यूट्यूब में वीडियो बनाया है, तो उसको भी काफी अच्छा लोग लाइक कर रहे हैं। तो ये जो बात है दरअसल आईना दिखाने की बात है। और हम जो ये बहुजन संवाद में बैठे हुए जो भी हम सब लोग साथी लोग हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मोदी शाह की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, उसको आईना दिखाने का काम तो करते ही रहते हैं समय समय पर। और आपने और हमारे साथ जितने भी साथी लोग जुड़े हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, सुखचरण सिंह राम जी, फिर देशराज जी, राजीव खन्ना जी, साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े थे, फिर देशराज जी जुड़े थे, राजीव खन्ना जी, सब लोग जो भी हमारे साथ जुड़े, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत विस्तार से अपनी अपनी जो दलीलें देनी थी, और जिस तरीके से हिमाचल में एक और बार फिर से प्रयास किया था कि इसको सरकार को तोड़ दिया जाए, तो वो प्रयास निष्फल गया है। उसके लिए आप सब लोग आए और आपने अपना समय दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलते हैं, फिर एक विचार के साथ, एक नई बात के साथ। नमस्कार। बहुजन संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मिलते हैं।